ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम रेलिवेंट कॉस्ट। सबको विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। हम कर रहे हैं रेलिवेंट कॉस्ट फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल डिसीजन। जब आप अपनी इन्वेंट्री को, अपने स्टॉक को कंट्रोल करेंगे तो कुछ कॉस्ट होगी जो आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। कौन कौन सी कॉस्ट है जो हमें इन्वेंट्री कंट्रोल करते समय ध्यान में रखनी है? फर्स्ट है आपकी परचेज़ और प्रोडक्शन कॉस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। भाई आप अगर सस्ता माल ख़रीदोगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, और अगर आप परचेजिंग कॉस्ट ही अगर आपकी ज़्यादा है तो प्रोडक्शन कॉस्ट अपने आप ज़्यादा आएगी ही आएगी। तो कह रहे सबसे पहली कॉस्ट जो इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए आपको देखनी है, दैट इज़ परचेज़ कॉस्ट। आपको बढ़िया परचेजिंग करनी है, अच्छी क्वालिटी की परचेजिंग रीज़नेबल प्राइस पे करनी है, जिससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम आए। और अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को ट्राई करना है कम से कम हो, जिससे कि आपकी जो कॉस्ट है, इन्वेंट्री कॉस्ट है, वो कंट्रोल में रहे। ठीक है। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे मैंशनड है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट, कि आपने उस माल को एक्वायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या कॉस्ट पे की है, उसको बोलते हैं हम ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी को ऑर्डर प्लेस करना है और मैंने टेलीफोन करके सामने वाले पर्सन को ऑर्डर प्लेस किया। टेलीफोन करने में मेरी 10 रुपीज़ खर्च हो गए, तो जो वो 10 रुपीज़ है दैट इज़ योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। यानी कि एक ऑर्डर को प्लेस करते समय आपकी क्या कॉस्ट लगी। आपने मेल भेजी या फिर आपने एक लेटर इशू किया तो स्टेशनरी मंगवाई, लेटर मंगवाया, एनवलप मंगवाया, वो सारे खर्चे आपकी क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। साथ ही साथ ऑर्डर देने के बाद उसको फॉलोअप करना कि मेरा माल कहाँ तक आया, क्यों नहीं आया, बार बार उसको कॉल करना, वो सारी कॉस्ट भी आपकी किसके अंदर इंक्लूड होती है? ऑर्डर कॉस्ट में। तो जब आप इन सारे खर्चों को ऐड कर देते हो, कॉलिंग के, स्टेशनरी के, उसको बोलते हैं हम ऑर्डर कॉस्ट। जैसे इन्होंने बोला, फॉर एग्जांपल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? R इज इक्वल टू में Q0। Q0 क्या है? आपकी क्वांटिटी पर ऑर्डर, कि एक ऑर्डर के लिए आप कितनी क्वांटिटी मंगवा रहे हो, इनटू में कॉस्ट पर ऑर्डर। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी आपकी? अगर मेरे एक साल में 10 ऑर्डर है और एक ऑर्डर की कॉस्ट 10 रुपये है, एक साल में 10 ऑर्डर है मैं देती हूँ और हर ऑर्डर की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी बताओ? हंड्रेड। भाई आपकी पर ऑर्डर आप 10 रुपीज़ कॉस्ट बता रहे हो, नंबर ऑफ़ ऑर्डर 10 है, तो ऑब्वियसली कितनी हुई? 100। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ़ ऑर्डर कितने हैं। नंबर ऑफ़ ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम? मुझे ये पता है एक साल में मेरी 1000 यूनिट यूज़ होती है, ठीक है, और एक साल में 1000 यूनिट होती है और मैं एक ऑर्डर में 100 यूनिट मंगवाती हूँ। एक साल में 1000 यूनिट और एक ऑर्डर में मैंने 100 यूनिट मंगवाई, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ गए? बताओ। एक साल में 1000 यूनिट आपकी यूज़ होती है और एक ऑर्डर में आप 100 यूनिट बनाते हो, 100 यूनिट मंगवाते हो, तो एक साल में आपको कितने ऑर्डर मंगवाने पड़ेंगे? 10। सिंपल। 1000 डिवाइड बाई में 100 दैट इज़ 10। तो ये जो R डिवाइडेड बाई में Q0 है, वो यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अब आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट 1000, ऑर्डर साइज़ है 100, यानी कि एक बारी में कितने ऑर्डर मंगवाए आपने? 100। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर कितने आ गए? 10। एनुअल रिक्वायरमेंट 1000 है
और एक बारी में ऑर्डर जो मंगवा रहे हो उसमें 200 यूनिट मंगवा रहे हो, तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर कितने आ गए? 5। एनुअल रिक्वायरमेंट वही 1000 है, लेकिन आप एक ऑर्डर में 250 यूनिट्स मंगवा रहे हो, तो कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? 4। इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ ऑर्डर निकाल लोगे। नंबर ऑफ़ ऑर्डर को जब आप कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज़, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकल जाएगी? नंबर ऑफ़ ऑर्डर इंटू में ऑर्डर पर कॉस्ट, 10 इंटू में 20 दैट इज़ 200, 5 इंटू में 20 100, 4 इंटू में 20 80, 2 इंटू में 20 दैट इज़ 40, 1 इंटू में 20 दैट इज़ 20। इज़ इट क्लियर? Yes, ma'am. नो मैम, क्या नहीं समझ में आया? बताओ मुझे, क्या नहीं समझ में आया? अभी एक बच्चे ने बोला नो मैम, तो वो बच्चा मुझे बताए क्या नहीं समझ में आया। हम आगे समझ गए। Yes, ma'am. आ गया मैम। नेक्स्ट है बेटा आपका कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑर्डर कॉस्ट का मतलब ऑर्डर प्लेस करना, उस पर जो कॉस्ट लगी। कैरिंग कॉस्ट मतलब मैंने ऑर्डर प्लेस कर रखा है और उसके बाद क्या आते मेरे पास माल आ जाता है। अब माल को आप अपने गोडाउन तक लेकर आए हैं, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन भी देना पड़ा है, और माल जब आपके पास आ गया गोडाउन में तो आपको उसको रखना पड़ेगा संभाल कर, ताकि सेफ्टली वो माल ख़राब ना हो। गार्ड भी रखना पड़ सकता है, आपको वेयर हाउस रेंट पर लेना पड़ेगा, ताकि जो माल है वो आपका वहाँ पे सिक्योर रहे। तो उसके लिए आपकी जो भी कॉस्ट लगती है उसको बोलते हैं हम कैरिंग कॉस्ट या फिर होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होगी? ये डायग्राम दिख रहा है आपको? टोटल कैरिंग कॉस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स है। अगर आपकी 100 यूनिट्स है तो कैरिंग कॉस्ट 200 है। अगर आपकी 200 यूनिट्स है तो आपकी कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 100। 300 है तो 80। आपकी कैरिंग कॉस्ट देखो कम होती जा रही है पर यूनिट। पर यूनिट आपकी कैरिंग कॉस्ट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ऐसा किस लिए होता है? जैसे आपने वेयर हाउस लिया हुआ है, आप उस वेयर हाउस में 100 यूनिट रखो चाहे 200 रखो, आपकी कॉस्ट तो वेयर हाउस की एज इट इज़ जा रही है। तो इसलिए फिक्स्ड हमारा कुछ पोर्शन फिक्स्ड कॉस्ट का होता है। इसलिए जैसे जैसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप बढ़ाते जाओगे, पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट आपकी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। उसके बाद ये देखो, उसके बाद आपका दिया हुआ है कैरिंग कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है। कैरिंग कॉस्ट में सबसे पहले आपकी कैरिंग कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी इंक्लूड है? जैसे कैपिटल कॉस्ट। कॉस्ट मतलब आपने पैसा लगा दिया अपना तो ट्रांसपोर्टेशन का और वेयर हाउस पे, और सेफ्टी सिक्योरिटी सब दवाइयाँ दुवाइयाँ सब छिड़क के रखी, तो पैसा लगाया, कैपिटल यूज़ की आपने। उस कैपिटल को अगर आपने किसी से एज ए लोन लिया हुआ तो इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, तो जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो वो भी इसके अंदर ऐड होगा। या फिर अगर आपकी भी वो कैपिटल है तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लॉस कर रहे हो, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर यही कैपिटल आप कहीं पर लगाते तो आपको क्या मिल रहा होता? इंटरेस्ट। ठीक है। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग, आपका रेंट का, आपका डेप्रिसिएशन का, क्लैरिकल स्टाफ आपको रखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मेंटेन कर रहा है कि कितनी यूनिट्स माल आया है, कब आया है, तो क्लैरिकल भी एक पर्सन रखना पड़ेगा। वॉचमैन रखा आपने, इंश्योरेंस करवाया, लाइटनिंग का खर्चा, इंटरनल हैंडलिंग का कोई भी खर्चा, इक्विपमेंट्स अगर आप